तुम्हें इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था विक्रम। अभी तो मैंने तुम्हें अपने दिल की बात भी नहीं बताई थी। कम से कम मुझे अपना वादा तो पूरा करने देते। नाम तो तुमने पहली मुलाकात में ही पूछ लिया था। क्या मेरे बारे में और कुछ नहीं जानना चाहते थे? सिर्फ मेरा नाम जानना तुम्हारे लिए काफी था। मैं तो तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी, तुमसे कितनी सारी बातें करना चाहती थी, अपने परिवार के बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में और हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में। लेकिन तुमने तो सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। ये कैसा साथ था हमारा विक्रम। अब मैं क्या करूंगी? हर मिशन पर तुम्हारी याद आएगी, हर पोस्टिंग पर तुम वर्दी पहने नजर आओगे। की याद दिलाता है, इसलिए उसे मेरी सबसे ज्यादा फिक्र होती है। शांतनु ने पठानिया से पूछा, मैं जानता हूं सर ये सीक्रेट है, लेकिन सिर्फ इतना बता दीजिए कि क्या उसकी मौत किसी मिशन के दौरान हुई है? बिना कुछ बोले पठानिया ने हाँ में सिर हिला दिया। भारी मन से शांतनु, गौरव और श्रीधर बाहर चले गए। वो थोड़ी देर पहले ही एक मिशन से लौटे थे। टेलीफोन रूम के बाहर शांतनु ने किसी को विक्रम की मौत की खबर फोन पर देते हुए सुना। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने अंदर आकर फोन करने वाले से पूछा, मुझे सिर्फ ये खबर यूनिट को देने के लिए कहा गया है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। आपको कुछ पूछना है तो उनकी टीम के लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। टेलीफोन ऑपरेटर ने जवाब दिया। शांतनु ने अपने दोनों साथियों को यह बात बताई और वो दौड़ते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल में चले गए। राघव, जो अब तक अस्पताल में था, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। शांतनु जानता था राघव को भी ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। अंदर रूम में पठानिया ने करिश्मा को बताया, मैंने कुछ लोगों से पूछताछ की है। ये पहला मिशन नहीं था जिसकी टिप अवस्थी सर ने दी थी। पहले भी कई बार उन्होंने रमन सर को इन्फॉर्मेशन दी है और हमारे एजेंट्स ने जाकर काम पूरा किया है। बख्शी सर और अवस्थी सर हमेशा से ब्यूरो से जुड़े रहे हैं, इसलिए सिर्फ इसी मिशन के लिए उन पर उंगली नहीं उठा सकते, बल्कि हम तो इस मामले में खुलकर किसी से बात भी नहीं कर सकते करिश्मा। लेकिन हाँ, मैं अब से धीरज की हरकतों पर नजर रखूंगा। करिश्मा के चेहरे पर बोझिल से मुस्कान आई। अब क्या फायदा भैया, उसका दुश्मन रास्ते से हट गया है, अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर भी हो सके तो तुम भी थोड़ा ध्यान रखना। धीरज किससे मिलता है, कौन उसके दोस्त हैं, यूनिट के बाहर जाता है तो क्या करता है, इन सब बातों पर नजर रखने से क्या पता कोई सुराग मिल जाए, पठानिया ने कहा। एक बात पठानिया ने करिश्मा को नहीं बताई कि वो सिर्फ धीरज पर ही नहीं, धीरज के पिता पर भी खुफिया तरीके से नजर रखने वाला था। इसका फायदा उसे 2 दिन बाद ही मिल गया। धीरज और मुकेश अवस्थी यूनिट से बहुत दूर एक रेस्टोरेंट में एक दूसरे से मिलने पहुंचे। आमतौर पर सभी फौजी ऑफिसर्स यूनिट के बाहर और रेस्टोरेंट में ही मिलते बैठते हैं। मुकेश अवस्थी के पास तो अपने ऑफिस से लगा हुआ अलग डाइनिंग रूम था। ये सब छोड़कर बाप बेटे का एक दूसरे से मिलने इतनी दूर आना पठानिया की नजरों में खटक रहा था। जिस आदमी को उसने धीरज के पीछे लगाया था, उसे रेस्टोरेंट में जाकर उनके करीब वाली टेबल पर बैठने को कहा। अपने पिता को देखते ही धीरज उनके गले लग गया। मजा ही आ गया पापा, आपने तो कमाल कर दिया। दोनों ने बैठने के बाद अपने लिए ड्रिंक मंगवाई। मुकेश ने अपना ग्लास अपने बेटे के ग्लास से टकराया और गर्वीली आवाज में कहा, तू जानता है तेरे पापा को कोई काम अधूरा छोड़ने की आदत नहीं है। धीरज के चेहरे पर थोड़ी मुस्कान थी। बिल्कुल जानता हूं पापा, इसीलिए आपके पास आया था। लेकिन अब ध्यान रखना, मुकेश ने अपने बेटे से कहा, दोबारा किसी पछड़े में मत पड़ना, हर बार तेरी मदद नहीं करूंगा। धीरज ने इतराकर उसकी तरफ देखा। हर बार ऐसा कहते हो और हर बार बचा लेते हो। आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा पापा? आखिर मैं आपका इकलौता बेटा हूं। अपने बुढ़ापे के सहारे को मुसीबत में थोड़ी छोड़ सकते हो। साथ की टेबल पर बैठा आदमी अपने पेन में छुपे रिकॉर्डर में दोनों की सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। बाद में पठानिया ने जब ये बातें सुनी तो उसे करिश्मा के शक पर यकीन होने लगा। ये दोनों शायद विक्रम के मरने का जश्न मना रहे थे। धीरज की बातों से तो यही लग रहा था कि उसके कहने पर मुकेश ने सारा खेल रचा था। लेकिन तभी खबर लाने वाले आदमी ने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर पठानिया फिर से असमंजस में पड़ गया। धीरज और उसके पिता की रिकॉर्ड की हुई बातों से ऐसा जाहिर हुआ था कि वो विक्रम की मौत का जश्न मना रहे थे। लेकिन वापस जाने से पहले उनके बीच जो बातें हुई वो पठानिया के आदमी ने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन सुनी थी। उसने सब कुछ पठानिया को वैसे का वैसे बता दिया। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद अपनी कार के पास रुककर मुकेश ने धीरज के कंधे पर हाथ रखा। अब अगले 2 साल तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, आराम से यहां यूनिट में रहना। धीरज ने खुश होते हुए कहा, आप ग्रेट हो पापा, मेरा ये काम करवा के आपने मुश्किल ही आसान कर दी, वरना राजस्थान बॉर्डर की पोस्टिंग का ऑर्डर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे।
वहां की गर्मी में उस गर्म रेत पर चलने का सोचकर ही पसीने आने लगे थे। मुकेश हंस पड़ा। धीरे बोल, कोई सुनेगा तो कहेगा फौजी होकर कैसी बात करता है। जब यहां पठानिया और करिश्मा विक्रम के कातिलों को ढूंढने की कोशिश में लगे थे, तब इनसे मीलों दूर विक्रम के गांव में उसके माता पिता अपने बेटे की मौत से अनजान अपनी छोटी सी दुनिया में मगन थे। अरे मधु, ये इतने सारे लड्डू क्यों बना दिए? कोई आने वाला है क्या? विक्रम के पिता ने लड्डुओं से भरा हुआ मर्तबान देखकर पूछा। आने वाला तो आकर चला भी गया, मधु ने दुखी आवाज में कहा। विक्रम के लिए बनाए थे, लेकिन वो लेकर ही नहीं गया। कहने लगा उसे दिल्ली से बुलावा आया है, इसलिए कुछ साथ लेकर नहीं जाएगा। विक्रम के पिता ने हैरानी से पूछा, क्यों? दिल्ली में लड्डू नहीं खा सकते क्या? कोई मनाही है? मनाही क्यों होगी? विक्रम ने इसीलिए मना किया क्योंकि दिल्ली में उसे किसी जरूरी काम से बुलाया था। कहने लगा पता नहीं काम के लिए कहीं और भी जाना पड़ा तो लड्डू का बर्तन लेकर कैसे घूमेगा। मधु ने अपने पति को बताया, मैंने तो कहा भी कि दिल्ली जाते ही अपने दफ्तर में सबको खिला देना। विक्रम के पिता ने मधु को झड़का, तुम भी कमाल करती हो। फौज का दफ्तर है वो, कोई हमारे गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठी दोस्तों की टोली नहीं कि विक्रम तुम्हारे लड्डुओं की बरनी खोल के बांटना शुरू कर देगा। कि तभी गांव का एक बच्चा दौड़ता हुआ घर में आया। काका, विक्रम भैया जैसे कुछ फौजी आए हैं, आपके घर का पता पूछ रहे थे। बच्चों ने हाफते हुए बाहर की तरफ इशारा किया। उत्साहित होकर मधु खड़ी हो गई। क्या विक्रम वापस आ गया? कितनी लंबी उम्र है मेरे बेटे की, अभी उसकी बात कर रहे थे और वो आ भी गया। उसके पति ने फिर से उसे डपटा। विक्रम नहीं, विक्रम जैसे फौजी आए हैं। विक्रम साथ होता तो घर का पता क्यों पूछते? तुम भी ना, बेटे के प्यार में बावली हो गई हो। मधु को वहीं छोड़कर वह दरवाजे की तरफ दौड़े। तब तक 3 फौजी उनके दरवाजे तक पहुंच गए थे। तीनों ने विक्रम जैसी वर्दी पहनी थी। पीछे खड़े 2 सैनिकों ने हाथ में एक छोटा सा बक्सा पकड़ा हुआ था। आओ आओ बेटा, तुम विक्रम के दोस्त हो। विक्रम के पिता ने खुशी से उनका स्वागत किया। शांतनु ने उनका अभिवादन किया। तुम सब बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। विक्रम के पिता ने दरवाजे के अंदर की तरफ इशारा किया। हिम्मत करके शांतनु ने यूनिट की भेजी हुई चिट्ठी विक्रम के पिता को पकड़ा दी। ये क्या है? उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगे। अपने पल्लू से हाथ पोंछती मधु भी बाहर आ गई और मुस्कुराकर पूछा, विक्रम ने भेजा है तुम्हें? मुझे पता था उसे लड्डुओं की याद आ रही होगी। मेरे हाथ के बेसन के लड्डू उसे बहुत पसंद है। बचपन में जब रूठ जाता था तो मैं ऐसे लड्डू खिलाकर ही उसे मनाती थी। तभी विक्रम के पिता के हाथ से फिसलकर चिट्ठी जमीन पर गिर गई। मधु ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। अपने पति की आंखों से गिरते हुए आंसुओं को देखकर मधु का दिल धक से रह गया। क्या हुआ विक्रम के बाबा? क्या लिखा है चिट्ठी में? विक्रम ने कोई संदेश भेजा है क्या? अब रो क्यों रहे हो? विक्रम बीमार है, उसे चोट लगी है, इसमें डरने की क्या बात है? आपको पता है ना, वो अपना इलाज कर सकता है, ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसने अपने पति को समझाते हुए कहा। विक्रम के पिता का चेहरा आंसुओं से भीग गया और आवाज दर्द से भर उठी। अब कुछ ठीक नहीं हो सकता मधु, सब कुछ खत्म हो गया। हमारा विक्रम हमें छोड़कर चला गया। नहीं, मधु ने चिल्लाकर कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। विक्रम ने मुझसे वादा किया था कि वो जल्दी वापस आएगा। वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। विक्रम वापस आएगा, जरूर आएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।